वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के हम अपने जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है दक्षिण भारत के राज्य। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है अशोक के अभिलेखों के और संगम साहित्य से। ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है और संगम साहित्य की बात हमने आपको पहले भी बताई है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों कौन से चेर, चोल और पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। अब विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। देखिए ये फिगर में आपको दिखेगा। वैसे आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन फिर भी देखिए। ठीक है ना। इधर नर्मदा नदी हो गया और जो है वो पर्वत हो गया विंध्याचल जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये आपका दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है। ठीक। इधर साइड में आपके पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में अरब सागर है और आपका दक्षिण साइड में हिंद महासागर है। ठीक है ना। ओके। और यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी जो है ये तीनों का मिलन स्थल है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का। ठीक। तो देखिए पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी घाट पर, ये पश्चिमी है अरब सागर है, पूर्वी घाट है मतलब आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। और कन्याकुमारी जो है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश का उदय हुआ। तो पहला वंश हम देखते हैं कौन है? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है ना। मान्यखेट इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? दंतिदुर्ग। नाम सबके जो इनके संस्थापक हैं इन सभी का नाम, जितने भी वंश आपने पढ़े हैं, पिछली बार आपने राजपूत वंश में पढ़े थे और भी जो आपके गुप्त वंश, मौर्य वंश में पढ़े थे, आपको नाम जरूर याद रखना है कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक? प्रथम शासक दंतिदुर्ग। इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया जो कि आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र में के निकट में स्थित है। तो ये भी जानते रहना कि मान्यखेट जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बनता है। कृष्ण प्रथम इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। ठीक है। अगला वंश हम लोग देखते हैं वातापी के चालुक्य। तो ये चालुक्य वंश के बारे में, अभी आपका गुजरात के चालुक्य था ना, वो कौन सा था वंश? पिछले वीडियो में सोलंकी वंश था। ठीक है ना। उसमें भीम प्रथम के समय में मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक। तो अब देखिए आपका चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है ना। इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। वातापी का जो आधुनिक नाम है वो कौन सा है? बादामी है। ठीक है ना। जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में कौन स्थित है? वातापी जो है, इसका आधुनिक नाम है बादामी। अरे सॉरी, अभी आपको ऊपर बताया गया कि, वो भी मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी ने भीम प्रथम के समय में आक्रमण किया था। चालुक्य वंश का जो सोलंकी वंश का जो शासक था, नहीं, उसमें महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है ना। यही गलत मैंने बोल दिया, तो ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए सम्राट हर्षवर्धन को इसने युद्ध में पराजित किया था और उसको पराजित करने के बाद, हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण किया जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो विरूपाक्ष मंदिर को अगर किस स्टेट में पूछा जाएगा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये है कर्नाटक राज्य में। ठीक है ना। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शासकों ने बनवाया था। अगला वंश है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। पल्लव शासकों ने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। इस समय में यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांचीपुरम बोलते हैं ना, आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर को बनवाया था। तो मंदिर जितने हैं ये सब आप लोग याद रखना। रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम का किसने निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और यह मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया था, ठीक है ना, पत्थरों को काट कर रथ मंदिर को बनाया गया था महाबलीपुरम के। ठीक। चोल वंश, चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। ठीक। और दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक एक शासक था जिसने बहुत से राज्यों को जीता था। और 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। अतः चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? विजयालय को। तो आप चोल वंश का संस्थापक किसको मानेंगे? विजयालय को, ठीक है ना। इसने किसको राजधानी बनाया था? तंजौर को, ठीक है, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा के बाहर भी अपना राज्य विस्तार किया। तो चोल वंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दक्षिण भारत के राज्यों में चोल वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया था? संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। अब चोल क्या करते थे? अपने राज्य को राष्ट्रम बोलते थे, प्रांतों को मंडलम बोलते थे, जनपद को नाडु बोलते थे, और गांवों को ये क्या कहते थे? कुर्रम, ठीक है ना, गांवों को कुर्रम बोला जाता था। राज्य को राष्ट्रम, प्रांत को मंडलम, जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहा जाता था चोल शासन के समय में। कुर्रमवासी यानी कि ग्रामवासी अपने बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब भी बनवाते थे और कर भी वसूलते थे, ठीक है ना। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे, जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत बोला जा रहा है, तो उस तरह से ये उसी समय स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी ये दक्षिण भारत के चोल वंश के बारे में भी पूछ लेता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई है। तो उसमें अगर दक्षिण भारत के राज्यों के नाम दिया होगा तो आपको चोल वंश को लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भूमि के प्रकार भी जो है, चोल वंश के शासनकाल में भूमि के निम्नलिखित प्रकार थे। वेल्लन वेगई, वेल्लन वेगई ये सभी आपको याद रखने पाँचों। वेल्लन वेगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वेगई कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय बोला जाता था। साला भोग क्या था? किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को साला भोग बोला जाता था। देवदान या तिरुन मटडक्कनी, देख रहे हैं इसका नाम। तो देवदान क्या थी? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान थी। पल्लित चंदनम, पल्लित चंदनम क्या थी? जैन संस्थाओं को दी गई भूमि, यानी कि हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। वेल्लन बेगई गैर ब्राह्मण किसानों की स्वामी की भूमि थी और ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई थी ब्रह्मदेय। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी। देवदान जो था वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी मंदिर के लिए। और आपका जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि क्या था? पल्लित चंदनम, ठीक है। अब दक्षिण भारत राज्यों की सामाजिक स्थिति देखते हैं। तो इस समय भी जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था में आधारित था। तो इस समय जो समाज था इसमें दो वर्ग थे। कौन? एक तो ब्राह्मण होते थे, दूसरे गैर ब्राह्मण, ठीक है ना। किसान जो है वो भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी न थी, वे दास की तरह थे। यानी कि जो मजदूर थे वो दास की तरह थे, जबकि किसान जो है वो भूमि के स्वामी माने जाते थे। राज्य में गरीब और धनी में अंतर था, वो तो अभी तक है, आज तक नहीं कम हुआ। अब देखते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की धार्मिक स्थिति। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विहारों व मंदिरों के निर्माण हेतु दान दिया करते थे, ठीक है ना। ये हिंदू धर्म को मानते थे लेकिन उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन सब के लिए दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। उस समय वैष्णव और शैव दो तरह के समाज थे। शंकराचार्य, ये नाम याद रखना है आपको, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, इन दोनों नामों को याद रखना है। शंकराचार्य ने क्या किया? उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की थी, ठीक है ना। इन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया।
अब 11वीं शताब्दी के में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। शक्ति और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। किसने कहा? रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य ने कहा आत्मा और परमात्मा एक हैं। अब दक्षिण भारत राज्यों की कला के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए थे। ठीक, अभी कुछ देर पहले कौन सा था? रथ मंदिर था। ठीक है, वो भी महाबलीपुरम का रत्न मंदिर, उसे भी चट्टानों से काट के बनाया गया था। इनके जो शिखर थे वो आयताकार, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे। अभी आपको बताया गया था ना, इस तरह से होते थे, ये छोटे होते जाते थे, छोटे हो जाते थे, ऊपर एक गुंबद हो जाता था। हाँ, ठीक। तो कई जो है मंजिलों के होते थे और ये आयताकार होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। आप साउथ के मंदिरों को देखेंगे तो उनके पूरे दीवारों पे अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनी रहती हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिला ऊंचा है। ये भी आप याद रखेंगे कितना मंजिला ऊंचा है, 14 मंजिला ऊंचा है बृहदेश्वर मंदिर। चोल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। बृहदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। तो धातु की बनी जो नटराज की मूर्ति है, ये किस जो है मंदिर में स्थापित है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर में। ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजाओं के शासनकाल में हुआ? चोल राजाओं के शासनकाल में। अब देखेंगे हम दक्षिण भारत के राज्यों का साहित्य। दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कि कन्नड़ को भी पर्याप्त उन्नति हुई है। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की भी विशेष उन्नति हुई। पल्लव के समय संस्कृत की विशेष उन्नति हुई है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी जो थे वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में जो संस्कृत कवि दंडी थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। ठीक है ना। कंबन द्वारा लिखित रामायणम, कंबन ने क्या लिखी है? रामायणम लिखी है। ये तुलसीदास के रामचरितमानस की भांति ही दक्षिण में लोकप्रिय है। तो दक्षिण भारत में जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस जो है प्रसिद्ध है, उसी तरह से दक्षिण भारत में कंबन द्वारा लिखित रामायणम प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो अब इनके आय और व्यापार के स्रोत देखते हैं। इनकी कृषि कैसे थी? दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है, ये तो आप सब जानते हैं। इसी कारण दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ये अपने मसालों को दक्षिण पूर्व एशिया में जाके बेचते थे और वहाँ के लोग यहाँ पे भी आके व्यापार करते थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम, मिस्र के साथ साथ दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ तथा वहाँ से चीन के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक है ना। ये दक्षिण भारत के लोग जो है अपने मसालों का व्यापार यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन तक व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन था? महाबलीपुरम। ठीक, तो दक्षिण भारत में उस समय जो प्रमुख बंदरगाह था महाबलीपुरम, इसका नाम आपको याद रखना है। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ने की उपज होती थी। ठीक, तटीय इलाकों में किसकी उपज होती थी? धान और गन्ने की। दक्षिण भारत का विदेशों से क्या संपर्क था? तो विदेशों से संपर्क इनका देखते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। राजेंद्र चोल का नाम अभी आपको बताया गया कि राजेंद्र चोल ने चोल वंश में बताया कि इसने श्रीलंका को, पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है ना। इसकी सहायता से राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया द्वीप समूहों से अपने संपर्क बनाए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां भी स्थापित की। पल्लव जो शासक थे उन्होंने सुमात्रा में जाके अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाटक खेलती है। जैसे यहाँ पे रामलीला खेला जाता है, वहाँ पे भी रामलीला खेला जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है ना। इंडोनेशिया की भाषा में आज भी संस्कृत के कई शब्द मौजूद हैं। अब देखिए जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। ठीक है ना। अंकोर वाट के मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। संसार का जो सबसे बड़ा, सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है
वो कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे भी याद रखना है आपको कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। ठीक है ना, संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये दक्षिण भारत के राज्यों में आपका इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी न किसी आपके फ्रेंड को इसकी ज़रूरत होगी तो उसके पास भी इसको भेज दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।